शिवम समझ गया था कि उसके हेडक्वार्टर से सूचनाएं लीक हो रही है, तो उसने बाजार जाकर नया बहुरूप बना लिया था। अब उसके बदन पर टाइट जीन्स और टी शर्ट थे। गले में एक क्रॉस लटक रहा था। उसने एक हिप्पी जैसा वेश बना लिया था जिन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। हेडक्वार्टर से फोन आए तो शिवम ने रिसीव ही नहीं किए। वह एधी के दफ्तर के आसपास मंडराता रहा। शाम हो गई थी। अचानक उसे फिर वहां का माहौल तनावपूर्ण महसूस हुआ और एक काले शीशे वाली एम्बुलेंस द्वार पर आई जो फर्राटे से भीतर चली गई। शिवम जल्दी से इमारत का घेरा काटकर पीछे पहुंचा। वहां ऊंची चहार दीवारी थी जिस पर कांटेदार तार लगे हुए थे। एक इमली का ऊंचा पेड़ बाहर ही था जिसकी कुछ डालियां कंपाउंड के भीतर तक गई हुई थी। शिवम लपक कर पेड़ पर चढ़ गया और परिश्रम पूर्वक डाली पर सरकता हुआ कंपाउंड में कूद पड़ा, लेकिन नीचे कूदते ही उसकी एक टांग एक भयानक बुलडॉग के दांतों में फंस गई जिसने निःशब्द उसे दबोच लिया था। शिवम के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभरे, लेकिन दूसरे ही पल उसकी साइलेंसर युक्त रिवाल्वर से पीट की आवाज हुई और बुलडॉग का खेल खत्म हो गया। शिवम झपटकर खड़ा हुआ और लंगड़ाता हुआ इमारत की दिशा में भागा। उसे किसी भी पल गोली लगने की आशंका हो रही थी, पर उसका भय निर्मूल सिद्ध हुआ। वह निर्विघ्न इमारत तक पहुंच गया। इमारत का द्वार सूना लग रहा था। वह निःशब्द बिल्ली की तरह चलता हुआ गलियारा पार कर गया। सामने सीढ़ियां थी। शिवम पूरी सावधानी से ऊपर आ गया। ऊपर एक कमरे से बातचीत की हल्की आवाजें आ रही थी। शिवम चुपचाप दरवाजे के पास पहुंचा और कान लगाकर भीतर का जायजा लेने लगा। अचानक उसने अपने कान पर ठंडे लोहे का स्पर्श महसूस किया। एक दैत्यनुमा आदमी उसके सिर पर खड़ा जलती आंखों से घूर रहा था। उसने एक हाथ से कनपटी पर बंदूक सटाए हुए ही दूसरे हाथ से उसकी गन झपट ली, फिर गुड्डे की तरह उसे उठाकर भीतर ले चला। भीतर 4 लोग एक गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे बातचीत में मशगूल थे। वे चारों चौंक पड़े। उनमें एक हाजी बाबा था। नन्हे मियाँ, कौन है ये नामाकूल? किसी ने पूछा। कोई जासूस मालूम पड़ता है। मैंने इसकी पिस्तौल भी छीन ली है, नन्हे बोला। उस दैत्य का नाम नन्हे है। यह जानकर उस विषम परिस्थिति में भी शिवम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जो तब पीड़ा में बदल गई जब एक पतले से व्यक्ति ने जोरदार लात उसके पेट में मारते हुए कहा, कौन है तू? मैं कौन हूँ ये छोड़ो, पर तुम मोहम्मद लतीफ हो ना? मालेगांव के कुत्ते, अपने वतन से गद्दारी करके यहाँ आ गए दुश्मनों का पिछवाड़ा चौटने। शिवम गरज कर बोला, ओह, हिंदुस्तानी कुत्ता है। हाजी बाबा मानो खुद से बोला। फिर नन्हे से मुखातिब हुआ, इसे तहखाने में ले जाकर बांध दो, हम बाद में खुद इसकी चमड़ी उधेड़कर गोश्त खींचेंगे। नन्हे ने एक प्रचंड घूंसा शिवम की छाती पर मारा, जो उसे ऐसा लगा मानो छाती पर बुलडोजर चढ़ गया हो। उसकी चेतना लुप्त होने लगी। नन्हे ने उसे एक खिलौने की तरह कंधे पर लाद लिया और तहखाने की ओर ले चला। जब शिवम को होश आया तब वह बुरी तरह बंधा हुआ जमीन पर पड़ा था। नन्हे के घूंसे से उसकी छाती बुरी तरह दर्द कर रही थी। नन्हे दरवाजे के बाहर एक स्टूल पर बैठा था। उसके पैरों का थोड़ा हिस्सा शिवम को दिखाई पड़ रहा था। उसे अपने शिकार के न छूट पाने की पूरी गारंटी थी। वह मस्ती में कोई पंजाबी गीत गुनगुना रहा था। शिवम के हाथ पीछे बंधे हुए थे। उसने जोर लगाया तो पतली रस्सी उसकी खाल में धंसने लगी और ऐसा लगा मानो कलाई की हड्डी टूट जाएगी। हारकर उसने जोर लगाना छोड़ दिया। शिवम ने अपने पैरों को एक दूसरे से रगड़ा तो उसे आभास हुआ कि उसकी इटालियन पिस्तौल उसके मोजे में छुपी हुई थी, जिस पर नन्हे का ध्यान नहीं गया था। उसने तो साइलेंसर युक्त रिवाल्वर अपने अधिकार में करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली थी। वैसे भी उसे अपने बाजुओं पर इतना भरोसा था कि वो निहत्था ही तोप से मुकाबला कर लेगा।
शिवम कोशिश करके अपने पैरों को इस अवस्था में ले आया कि खटके पर हल्का सा दबाव देते ही पिस्तौल फायर कर देती। अब उसने खूब उछलना कूदना शुरू कर दिया और सिर पटकने लगा। नन्हे का ध्यान इस पर गया तो वह भागकर भीतर आया। उसके देखते शिवम की आंखें उलटने लगी और मुंह से झाग निकलने लगा। नन्हे उसकी यह अवस्था देखकर घबरा गया। उसे शक हुआ कि कहीं कोई सांप तो इसे नहीं काट गया। उसने शिवम को बगल से पकड़ा और उलट दिया जिससे उसके नीचे कोई सर्प हो तो दिख जाए, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका बड़ा सा दैत्याकार चेहरा बिल्कुल पिस्तौल की नली की जद में आ गया। शिवम ने बिना वक्त गंवाए अपनी प्रिय इतालवी पिस्तौल पर उस जगह दबाव दिया जिससे फायर होता था, और हमेशा की तरह इस बार भी उसने शिवम को निराश नहीं किया। पलक झपकते ही नन्हे की दोनों आंखों के बीच तीसरी आंख बन गई जिसमें से रक्त परनाले की तरह फूट पड़ा। वह निःशब्द पीछे को उलट गया। शिवम ने जल्दी से कोशिश करके उसकी जेब से एक छोटा सा चालू निकाल लिया और 5 मिनट की कोशिश के बाद खुद को मुक्त करने में कामयाब हो गया। थोड़ी देर तक वह अपने हाथों और पैरों को मसलता रहा क्योंकि कसकर बांधे जाने के कारण उनका रक्त प्रवाह बाधित हो गया था। थोड़ी जान लौटते ही वह स्प्रिंग लगे बबुए की तरह उछलकर खड़ा हो गया और बाहर को भागा। उसने नन्हे के पास से साइलेंसर युक्त रिवाल्वर हाथों में ले ली थी। इस बार वह असावधान नहीं होना चाहता था। नन्हे उसे तहखाने में ले आया था जहां से 2 सीढ़ियां फलांगता वह ऊपर पहुंचा और सतर्कता पूर्वक इधर उधर का जायजा लेने लगा। बारहदरी पूरी तरह सुनसान थी। बिल्ली जैसी चाल चलता शिवम फिर उसी दरवाजे पर पहुंचा जहां से नन्हे उसे पकड़ ले गया था। भीतर ऊंचे शब्दों में बातचीत की आवाज आ रही थी। शिवम ने एक जोरदार लात दरवाजे पर जमाई तो दरवाजा टूटकर कब्जों पर झूल गया। शिवम कूदकर भीतर जा पहुंचा। उसे देखकर चारों बुरी तरह चौंक पड़े। नन्हे, हाजी बाबा के मुंह से निकला। शिवम ने मुस्कुराते हुए उंगली ऊपर उठा दी। बाबा के चेहरे पर जमाने भर की हैरत उभर आई। तुम जैसा चूहा नन्हे को काबू कर सके? नामुमकिन, वह बोला। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? शिवम बोला। इतनी देर में मोहम्मद लतीफ का हाथ अपनी जेब में रेंग चुका था, लेकिन वह उसके जीवन की आखिरी गलती साबित हुई। शिवम की चौकन्नी नजरें उन चारों पर ही जमी हुई थी। उसकी रिवाल्वर ने एक बेआवाज बुलेट उगल दी जो जाकर लतीफ की कनपटी से टकराई और उसकी रूह फौरन जिस्म से किनारा कर गई। अब बाकी बचे तीनों के शरीर के सारे अवयव पसीना बहाने की प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। हाजी बाबा बोला, सौदा करेगा? बोल, कितने पैसे चाहिए? अभी मिलेंगे। शिवम ने मुस्कुराकर रिवाल्वर का घोड़ा दबा दिया। हाजी बाबा के दिमाग के परखच्चे उड़ गए। बाकी बचे दोनों घिघियाते हुए शिवम के धदमों में लौट गए। तुम दोनों अपना नाम और ओहदा बताओ। शिवम गुर्राता हुआ बोला, मैं कलीम कौसर खान, सेना में लेफ्टिनेंट जनरल हूँ। एक घिघियाता हुआ बोला, मुझे मत मारो प्लीज। और तुम? शिवम ने दूसरे की ओर इशारा किया, मैं मुफ्ती सलीम बेग हूँ, शाही मस्जिद का इमाम। हमें छोड़ दो। तुम दोनों भी मेरे वतन को बर्बाद करने के मंसूबे बांधे बैठे हो न कुत्तों। शिवम दांत पीसता बोला, लो एक वतनप्रस्त की सलामी। और उसकी गन से निकले 2 शोलों ने उनके नापाक जिस्मों को हमेशा के लिए रूह से अलग कर दिया। 5 लाशों को वहीं छोड़कर शिवम चुपचाप वहां से निकल गया और 2 घंटे बाद वह अपने वैध वीजा पर मुंबई जाने वाली फ्लाइट पर सवार था। अगले दिन अपने ऑफिस पहुंचकर शिवम ने नारायण रहेजा को रिपोर्ट दी। रहेजा ने खुद खड़े होकर उसकी पीठ थपथपाई और बोला, वेल डन माय बॉय, वेल डन। तुमने मेरा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। कल खुद गृह मंत्री तुमसे मिलेंगे। सर, एक बात पूछनी थी। शिवम धीरे से बोला, हाँ हाँ पूछो। नारायण बोला,
मुझ पर कराची के बाजार में साइलेंसर युक्त रिवाल्वर से गोली चलाई गई, जबकि मेरे सीक्रेट मिशन के बारे में चंद लोग ही जानते थे, और जब मैंने भेस और होटल बदलकर आपको सूचित किया तो मुझे मारने के लिए एक कातिल वहां भी आ धमका। जरा आप मुझे समझाइए कि ऐसा क्यों हुआ सर। नारायण रहेजा रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछता हुआ बोला, तुम कहना क्या चाहते हो शिवम? सर, मेरे मिशन की जानकारी किस किस को थी? मुझे, तुम्हें और गृह मंत्री बाबूराम सैनी जी को, नारायण बोला। फिर तो हिसाब बिल्कुल साफ है सर। तीनों में से ही किसी ने सूचनाएं लीक की होंगी ना? शिवम, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और गृह मंत्री जी के बारे में तो मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। अचानक शिवम ने होठों पर उंगली रखकर नारायण को चुप रहने का संकेत किया और बोला, सर, आप ही गद्दार हैं और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते कहते शिवम दबे पांव आगे बढ़ा और उसने झटके से केबिन के पार्टीशन का दरवाजा खोल दिया। रमाकांत, जो केबिन के दरवाजे से सटा हुआ था, वह लड़खड़ा गया और मुंह के बल कमरे में आ गिरा। अगले ही पल उसकी गर्दन शिवम की फौलादी पकड़ में थी। थोड़ी सी ही सख्ती से उसने कबूल कर लिया कि वही आस्तीन का सांप है। उसने रहेजा के फोन भी टेप कर रखे थे। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। शिवम को खूब वाहवाही मिली और उसे नेशनल हीरो का दर्जा मिल गया। बाद में उसने नारायण रहेजा से अपने बर्ताव की माफी मांगी तो रहेजा ने उसे गले से लगा लिया।